नमस्कार, मैं अभिनय शर्मा। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान का सेमेस्टर 1 बीए का इकाई 4 को देखेंगे, यानी कि यूनिट 4 को देखेंगे। इस जो यूनिट 4 है, इसके टॉपिक हैं मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संघर्ष का जो इतिहास है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे संविधान में संशोधन की प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे संविधान की जो मूल संरचना का सिद्धांत है उसका प्रादुर्भाव, उसकी हम कह सकते हैं उसका सिद्धांत कहाँ से आया, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इंग्लिश में आपको जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें टॉपिक दिए होंगे हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट एंड द कंसेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इस टॉपिक पे मैंने चर्चा करने से पहले आपके साथ अपने विचारों को साझा करने से पहले कई किताबों को अध्ययन करने के बाद एक जो फाइनल निष्कर्ष, एक निचोड़ निकला है, उसी को मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। इस लेक्चर में उन्हीं चीजों के बारे में मैं बात करूंगा। सबसे पहला हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच जो संघर्ष है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोनों का आपसी संघर्ष, उसको हम देखने से पहले हमें सबसे पहले एक चीज की जानकारी होनी चाहिए कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, आखिरकार इनमें अंतर क्या है, ये दोनों हैं क्या। वैसे हमारी पिछली जो यूनिट है वो मौलिक अधिकारों के बारे में ही पूरी बताई गई है। यूनिट 3 में फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पूरी तरह से अच्छे से कवर किए गए हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा तो जाके उसको जरूर पढ़ लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने दे दिया है, उसको अच्छे से पढ़ाया है। अगर नहीं आपको पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें मैं ऐसे बेसिक से लेके चलूंगा कि हर चीज आपको आराम से समझ में आए। आपको पहले हम एक बेसिक बात बता दें, देखिए मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार सरकार, हम कह सकते हैं एक नीति निर्देशक तत्व है, वो सरकार से संबंधित है। वो सरकार की अपना एक मैनिफेस्टो है, एक अपना हम कह सकते हैं अधिकार है। मौलिक अधिकार है हर व्यक्ति को, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, सरकारी हो, गैर सरकारी हो, कैसा भी व्यक्ति हो, उसको समान रूप से दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप एक कल्पना करिए कि सरकार जब सत्ता में आती है तो ऐसा भी तो हो सकता है वो आपके मौलिक अधिकार छीन ले। और ये जो काम है मौलिक अधिकार छीनने का काम हर बार हर सरकार ने किया है। कहीं ना कहीं हर जगह देखने को मिलता है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उन पर प्रहार किया गया है। 1951 से ही इन पर प्रहार करना शुरू हो गया है और 1951 से लेकर आज तक यानी कि 2022 तक इनके ऊपर संसद के अंदर और न्यायपालिका के अंदर विशेष रूप से चर्चा होती रहती है। तो ये जो हमारे मौलिक अधिकारों के ऊपर जो एक वॉर किया गया है, एक अटैक किया गया है, उसके बीच और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच एक जो संघर्ष है उसके इतिहास के बारे में हम चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच में जो एक बेसिक सा अंतर है वो ये है, देखिए सबसे पहले मौलिक अधिकार है उनको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे संविधान में बहुत सारी चीजें, जब हमारा संविधान का निर्माण हो रहा था, संविधान सभा ने जो भी संविधान है, जिस भी देश का, कोई भी देश का जो संविधान है, उसके संविधान में जो चीजें अच्छी लगी उसको अधिग्रहण कर लिया, उसको ले लिया है। तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके बाद मौलिक अधिकार, इसके वर्णन संविधानिक भाग 3 में किया गया है। आपको स्पष्ट मालूम, संविधान के भाग 3 में किया गया है इसका वर्णन। 14 से लेकर 35 तक अनुच्छेद किए गए हैं। यही जब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में करें तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन भाग 4 में किया गया है संविधान के। इसे लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जा सकता है, लेकिन इसे लागू करने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। दरअसल मौलिक अधिकारों को संरक्षक स्वयं न्यायालय है। यह व्यक्ति के अधिकार के लिए है और यह समाज की भलाई के लिए। इसके पीछे राजनीतिक मान्यताएं हैं। मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी मान्यताएं हैं और इसके पीछे क्या है, राजनीतिक मान्यताएं हैं। यह अधिकार नागरिकों को खुद प्राप्त हो जाते हैं। यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होते हैं। अगर राज्य सरकार चाहेगी तो आपके लिए नीतियां बनाएगी, और जो नीति बनाने की जो प्रक्रिया है, जो पूरा का पूरा हमारे संविधान के अंदर एक पूरी प्रक्रिया दी गई है, वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर समाहित है। राज्य जो भी आपके लिए नीतियां बनाती है, चाहे वो जॉब से संबंधित है या फिर आपके लिए जैसे पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन है, या फिर हम कह सकते हैं जितनी भी जो हमारी जो योजनाएं हैं, जो नीतियां, वो सरकार की, राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व उसी के अंतर्गत बनाई जाती हैं। तो ये था हमारा एक बेसिक सा अंतर। अब हम देखेंगे इतिहास को। हमने जैसा कि आपको पहले ही बता दिया कि हमेशा से संसद के बीच में और न्यायपालिका के बीच में एक संघर्ष रहा है। न्यायपालिका का काम है लोगों को न्याय देना, एक ऐसा न्याय देना जो किसी भी तरह से भेदभाव रहित हो।
चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी जाति धर्म स्थान कहीं से भी हो, उसके लिए एक तरह से संविधान बनाया गया है। लेकिन बहुत से समय क्या हुआ कि जो हमारे मौलिक अधिकार उन पर अटैक किया गया, तो इन्हीं का एक जो हम कह सकते हैं, हमें यहाँ पर एक परिदृश्य देखने को मिलेगा, वो संसद और न्यायपालिका के बीच में जो संघर्ष हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। हम शुरुआत करते हैं 1967 से गोलकनाथ मामले के साथ। इसमें बताया गया है, रेड पेन ले लूं मैं, इसमें बताया है गोलकनाथ मामला में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संसद किसी मूल अधिकार जो अपनी प्रकृति में उल्लंघनीय है को समाप्त नहीं कर सकती है। दूसरे शब्दों में निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। अगर आपने पिछली यूनिट पढ़ी होगी तो आपने सुना होगा कि पहले जो हमारे मूल अधिकार थे वो संख्या में 7 थे, लेकिन एक संपत्ति का अधिकार, ये 6वां अधिकार था, इसको खत्म कर दिया गया संपत्ति, और इसको किस में जोड़ दिया गया, 300A में एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। जो मौलिक अधिकार था उसको खत्म करके एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये 1951 में ही कर दिया गया था। कब? 1951 के अंदर। जब 1951 के अंदर ये किया गया तो सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कोई बात नहीं, संसद को ये अधिकार है कि वो जो हमारे मौलिक अधिकार है उनमें संशोधन करे या उनको वापस ले अपनी आवश्यकता के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार। लेकिन जब 1967 में गोलकनाथ मामला आया सामने, तो उसमें उच्च न्यायालय ने स्पष्ट बोल दिया कि संसद किसी भी मूल अधिकार को जो कि अपनी प्रकृति में उल्लंघनीय है को समाप्त नहीं कर सकती है, और दूसरे शब्दों में निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों को संशोधन नहीं किया जा सकता है। पहली चीज, संघर्ष कहां? निदेशक यानी कि राज्य के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं, उनको लागू करने के लिए आपका कोई भी मौलिक अधिकार नहीं छीना जा सकता है। आपको ये याद रखने की जरूरत है। 1967 में गोलकनाथ मामले में इस बात को बोला गया। लाइट को हम एक बार देख लें, लाइट की 1 मिनट, लाइट संभाल लूं मैं। अब एक चीज सोचने वाली बात है कि जब संसद की अवहेलना कर दी गई, संसद के खिलाफ जब न्यायालय ने बोला, संसद के जो निर्णय थे उसके खिलाफ जब न्यायालय ने बोला, तो न्यायालय ने अपनी शक्ति दिखाने का प्रयास किया। फिर गोलकनाथ जो मामला था, यहाँ गोरखनाथ लिख लिया कि यहाँ पर ला बना लेना, गोलकनाथ मामला था, उस पर उच्चतम न्यायालय के फैसले पर संसद ने 24वें संशोधन अधिनियम 1971 में पारित किया, और उसी समय 25वां संशोधन अधिनियम भी पारित किया। अभी हम संशोधन की भी प्रक्रिया देखेंगे, लेकिन एक शाब्दिक अर्थ है उसको आप समझ रहे होंगे कि संशोधन का मतलब क्या होता है। जो भी हमारे संविधान के अंदर, हमारा जो संविधान बनाया गया है उसके अंदर जो नियम है वो समय और परिस्थिति के अनुसार बनाए गए। संविधान सभा ने हमारे संविधान के अंदर इतनी कैपेसिटी दी है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि जरूरत पड़ने पर इन पर संशोधन किया जा सकता है, इनको बदला जा सकता है और इनको समाप्त भी किया जा सकता है। इस अधिनियम को 1971 द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त की संसद ने, और 24वें संशोधन अधिनियम में यह घोषणा करी गई कि संसद को यह अधिकार है कि वह संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत, जो कि 368 अनुच्छेद नंबर 368 में है, अधिनियम के तहत मूल अधिकारों को समाप्त करें या कम कर दें। 25वां संशोधन अधिनियम काफी विस्तृत है, जिसको हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे और हमारी लेवल का भी वो नहीं है। अब जैसे ही गोलकनाथ मामले पर न्यायालय ने अपनी टिप्पणी दी, उसने कहा कि संसद को कोई अधिकार नहीं है कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मूल अधिकार हैं, उनको छीन ले या कम कर दे। संसद को लगा कि ये मेरे जो गरिमा है उसके खिलाफ है, जो हमारी प्रतिभा है उसके खिलाफ है, और हमारी जो शक्तियां हैं उसके भी खिलाफ है। तो संसद ने आनंद फानन में 1971 में एक संशोधन किया, एक नियम बनाया, हम कह सकते हैं 1971 में 24वां संशोधन और 25वां संशोधन किया। उसमें स्पष्ट बोला 24वें में कि संसद को यह अधिकार है, वो किसी भी जो मौलिक अधिकार है उसको समाप्त कर सकता है, कम कर सकता है, ये बोला गया। और इसके साथ ही 25वां संशोधन अधिनियम भी इसी से संबंधित था। फिर आगे क्या हुआ, आगे का इतिहास बोलता है। फिर हुआ केशवानंद भारती प्रकरण, जो कि आपने नाम सुना होगा लेकिन उसके बारे में जानकारी नहीं होगी। मैं इन प्रकरणों के बारे में इसमें लेक्चर में नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर यार वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, एंड यू नो कि हमारी इतनी बड़ी ऑडियंस भी नहीं है। अभी तो हम नए यूट्यूबर हैं, नई शुरुआत करी, और हमारा कोई ऐसा उद्देश्य भी नहीं है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि एक रियलिस्टिक कंटेंट आप तक पहुंचे। हर किसी की सोच यही होती है, जितने भी यूट्यूबर्स आते हैं वो यही बताते हैं। मैं भी वही बोलता हूँ कि भाई हर कोई यही चाहता है कि मैं अच्छी अच्छी बुक्स से पढूं, अच्छा कंटेंट देखूं, नेट से पढूं, संदर्भ सूची जहां से भी मिले वहां से हम पढ़ें, और उसके बाद एक रियलिस्टिक कंटेंट दें, जरूरी कंटेंट दें, और एक पूरे प्रूफ के साथ कंटेंट दें, एक अच्छा कंटेंट दें। यही हर कोई चाहता है। इसके बाद आता है केशवानंद भारती प्रकरण 1971 में क्या किया हमने देखा, 2 संशोधन किए, 24वां और 25वां।
उसके अंदर क्या बोला गया, संसद ने स्पष्ट किया कि संसद को यह अधिकार है संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो कि 368 में है, 13A में है और 368 में है। तो उसमें स्पष्ट इस बात को बोला कि संसद को यह अधिकार है या संसद को ये शक्तियां हैं कि वो किसी भी मौलिक अधिकार को खत्म कर सकता है, कम कर सकता है, निरस्त भी कर सकता है। इसके बाद 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो प्रकरण है उसके संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने अपना मत दिया, अपना एक निर्णय दिया। केशवानंद भारती केस 1973 में हुआ था। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल विशेषता है और इसके लिए इसे छीना नहीं जा सकता है। अब मूल विशेषता का जो कंसेप्ट है, यानी कि मूल संरचना की बात कर सकते हैं, मूल विशेषता की बात कर सकते हैं, इसको हम आगे समझेंगे। जब ये आ गया, क्या बोला, देखिए 24वें में स्पष्ट बोली कि हम जो भी नियम बनाएंगे या हम संविधान को किसी नियम को खत्म करेंगे, खासकर मौलिक अधिकारों को अगर हम खत्म करेंगे तो उसको किसी भी न्यायालय में उसको चुनौती नहीं दी जा सकती है, स्पष्ट बोला। इसको हम आगे भी पढ़ेंगे जब न्यायिक मतलब हम इसको देखेंगे, जब ये वाला टॉपिक देखेंगे संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत, इसके अंदर भी हमें इनको पढ़ना पड़ेगा। ये प्रकरण क्या थे, इनके अंदर इतिहास क्या था, इनको पढ़ना पड़ेगा। तो स्पष्ट किया, जब संसद ने बोल दिया कि इसमें बिल्कुल कोई चेंज नहीं किया जा सकता, अगर समाप्त किया तो कर दिया, इसको किसी न्यायालय में नहीं देखा जा सकता है। तो केशवानंद भारती प्रकरण में 1973 में स्पष्ट किया न्यायालय ने कि जो न्यायिक समीक्षा, यानी कि समीक्षा का मतलब ये होता है आपने कोई जो निर्णय लिया है वो गलत है या सही है, इस पर पूरी तरह से डिबेट और एक सही निर्णय लेना, इसको समीक्षा बोलते हैं। तो संविधान की मूल विशेषता क्या है, कोई भी नियम सही है या गलत है इसकी समीक्षा करना, ये स्पष्ट बोल दिया। इसलिए यानी कि जो पिछला जो 24वां संविधान संशोधन हुआ था उसको गैर कानूनी ठहरा दिया गया, या कहा गया कि भाई देखो ये तो आपने गलत बोला, संसद से स्पष्ट बोला, ये बात गलत है, और किसी भी कानून को अगर बनाते हो या निरस्त करते हो तो ये न्यायपालिका को अधिकार है कि वो अपनी समीक्षा करे और ये बताए आपने गलत किया है सही किया है, क्या लोगों के अधिकार के खिलाफ तो नहीं है, ये चीज है। इसके बाद होता है एक मिनर्वा मिल्स मामला। 1980 में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था भी दी कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों और निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन के रूप में है। यह एक रथ के दो पहियों के समान है, एक दूसरे से कम नहीं है। इन्हें एक दूसरे पर लादने से संविधान की मूल भावना बाधित होती है। मूल भावना की बात होती है, यहीं से आती है। निर्देशक तत्वों के लक्ष्य को मूल अधिकारों के प्राप्त किए बगैर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। 1975 के अंदर एक और मामला हुआ था जो कि यहाँ पर हमने डिस्कस नहीं किया है, वो इंदिरा गांधी से संबंधित था। इंदिरा गांधी ने एक संशोधन किया था, उसके अंदर स्पष्ट बोला था कि प्रधानमंत्री और लोकसभा स्पीकर का जो या लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव से संबंधित जो भी मसला है वो किसी भी न्यायालय में सुलझाए नहीं जा सकते। उसके बाद मिनर्वा मिल्स मामला आया, तो 1980 के अंदर उच्चतम न्यायालय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि जितने भी मामले हैं उनको संविधान के यानी कि न्यायालय के अंदर आराम से निपटाया जा सकता है। और दूसरी बात इसको भी बोला उन्होंने कि जो मूल अधिकार और निर्देशक तत्व हैं उनके बीच में एक विशेष संतुलन बना हुआ है, और वो संतुलन इस प्रकार है जैसे कि किसी गाड़ी के दो पहिए हो, हर पहिया बराबर से सेम है, बराबर वजन ले जा रहा, और एक पहिया दूसरे पर लदने पे जैसे पूरी व्यवस्था बिगड़ सकती है, वैसे ही अगर कोई भी यहाँ पर चाहे नीति निर्देशक तत्व दबाया जाए मूल अधिकारों के द्वारा या फिर मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा दबाए जाएं, उससे क्या है जो हमारा मूल ढांचा है, मूल भावना है संविधान की, वो आहत हो जाएगी। मूल भावना के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जो चर्चा करेंगे, थर्ड टॉपिक है, इसके बारे में आगे बताएंगे। तो स्पष्ट बोला कि जो मूल अधिकारों को प्राप्त किए बगैर जो भी आपके नीतियां बनाते हैं, जो योजना बनाते हैं, उनको प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोगों के अंदर एक अराजकता व्याप्त रहेगी। तो निष्कर्षतः इस बात को बोल सकते हैं, एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ये फर्स्ट टॉपिक था हमारा। इस तरह वर्तमान की स्थिति में मूल अधिकार निर्देशक तत्वों पर उच्चतर हैं, फिर भी इसका अभिप्राय यह नहीं है कि निर्देशक तत्वों को लागू नहीं किया जा सकता है। संसद निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। इस संशोधन से संविधान के मूल ढांचे को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। इस बात को आपने स्पष्ट समझ लिया होगा। देखिए, न्यायालय के निर्णयों के अनुसार हम इस बात को कह सकते हैं कि जो हमारे मूल अधिकार हैं वो नीति निर्देशक तत्वों से ऊपर है, उच्चतर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनको लागू नहीं किया जा सकता है, उनको लागू किया जा सकता है। और उनको लागू करने के लिए अगर कोई बाधा उत्पन्न होती है, कोई दिक्कत उत्पन्न होती है, तो मौलिक अधिकारों को भी संशोधित किया जा सकता है। लेकिन संविधान की जो मूल संरचना है, जो मूल भावना है, मूल भावना किसकी है?
उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन संक्षिप्त में समझिए कि संविधान की मूल भावना है सभी को बराबर न्याय देना, संविधान का सर्वोच्च होना, न्यायपालिका का स्वतंत्र होना। ये सारी जो है जी संविधान की मूल भावना है। 20 इसमें तथ्य हैं, लेकिन मैंने 3-4 बताए जो इंपोर्टेंट थे। निष्कर्ष आप समझ गए, आराम से समझ गए। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक क्या होने वाला है? अगला टॉपिक हमारे होने वाला है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। डियर फ्रेंड्स, दिन का समय है, हो सकता है बाहर की 2-4 आवाजें आ जाएं, लेकिन अभी आपको ध्यान देना है आपके अपने टॉपिक्स पर। संविधान संशोधन की प्रक्रिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और हमेशा से संविधान संशोधित होते आए हैं और आज तक लगभग 105 संविधान संशोधन हमारे हो चुके हैं। फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब कुछ देश अपना संविधान बनाता है, कोई भी सही, वैसा ही भारत की परिस्थिति ले लेते हैं। जब भी हमारा संविधान सभा का गठन हुआ होगा, संविधान की जो सभा के सदस्य होंगे, उन्होंने जब संविधान बनाया होगा तो एक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, उस समय की सामाजिक परिस्थितियां क्या थी, आर्थिक परिस्थितियां क्या थी, कैसी पृष्ठभूमि थी भारत देश के अंदर, उन सबको ध्यान में रखकर और थोड़ा फ्यूचर को, यानी कि हम कह सकते हैं दूरदृष्टि रखकर, लंबा सोचकर के भविष्य में कौन कौन सी परिस्थितियां बन सकती हैं, इन सबको ध्यान में रखकर एक संविधान बनाया जा सकता है या संविधान बनाया जाता है। लेकिन हम इस बात को कह सकते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि वो संविधान जो आज नियम बने हैं वो भविष्य में प्रासंगिक रहें या उनकी उतनी ही उपयोगिता बनी रहे। हो सकता है कि वो भविष्य में जाकर उनकी प्रासंगिकता कम हो जाए, उनकी उपयोगिता कम हो जाए, ये हो सकता है। तो इसके लिए हमारे संविधान के अंदर एक थोड़ा लचीलापन होना चाहिए, एक फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। वो होनी चाहिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और इसको संविधान सभा के सदस्यों ने बड़ी ही दिमाग से भविष्य को देखते हुए उसको पूरी तरह से बनाए रखा। और भारत की जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो अत्यंत न बहुत सरल कही जा सकती, न बहुत जटिल। अगर हम ब्रिटेन के संविधान की बात करें तो किताबों में ऐसा लिखा है कि ब्रिटेन की जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है वो बहुत सरल है, और लेकिन अमेरिका के जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है वो काफी जटिल है। इसी के बाद हम चर्चा करेंगे कि हमारे संविधान की संशोधन की प्रक्रिया कैसी है, कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए, जो मैंने पिछली बार भी बताया कि अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। संविधान के अंदर अनुच्छेद 368 के अंदर हमें बताया गया है कि संविधान के अंदर संशोधन भी किया जा सकता है। इसके बाद संविधान में संशोधन केवल संसद के अंदर विधेयक को स्थापित करके या पुरस्थापित, इसको ऐसे भी लिखा होगा पुरस्थापित करके ही किया जा सकता है, न कि राज्य के विधानमंडल। हमारे संविधान के अंदर इस बात को स्पष्ट किया गया है कि संविधान के अंदर जितने भी संशोधन होंगे वो संसद यानी कि पार्लियामेंट के अंदर ही होंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप किसी राज्य की जो विधानसभा है उसके अंदर जाकर कोई बिल पेश करें, कोई विधेयक पेश करें और वो अधिनियम बन जाए। ऐसा नहीं हो सकता है। सिर्फ संसद के अंदर ये अधिकार है, संसद के पास ये अधिकार है कि वो हमारे जो संशोधन है वो कर सकता है। इसके बाद विधेयक को किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा स्थापित किया जा सकता है। विधेयक किसी सांसद द्वारा, मतलब एक हम कह सकते हैं जब बिल कोई लाया जाता है, किसी विधेयक को हम तब बना सकते हैं जब किसी सांसद द्वारा संसद के किसी सदन में पेश किया हुआ, या राज्यसभा में या लोकसभा में एक जगह पेश करना पड़ता है। उसके बाद पूरी चर्चा होती है। आपने देखा होगा यूट्यूब की दुनिया में, अगर पॉलिटिकल साइंस लिए तो इतना तो आपको मालूम ही होगा कि पूरे से कोई जब सदन में कोई बिल पेश किया जाता है तो उसके ऊपर खूब चर्चाएं होती हैं। सारे के सारे सांसद अपना मत देते हैं। उसके बाद एक निर्णय निकल के आता है। अगर वो एक सदन में पारित हो जाता है फिर दूसरे सदन में जाता है, फिर दूसरे सदन में पारित हो जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। इसको हम देखेंगे आगे। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति से स्वीकृति ले लें कि हमें ये पेश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है, आप मंत्री हैं तो आपको लगता है कि हमें ये बिल पेश करना चाहिए तो आप करिए, उस पर पूरी चर्चा होगी। अगर लगता है कि लोगों को ऐसा लगता है इसमें दम है तो सारी सिग्नेचर आपको मिल जाएंगी। ऐसे ही तो हुआ था। सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं रूस के संविधान से जो लिए गए, उन्हीं की तो अनुशंसा पर आए थे। उन्होंने बिल पेश किया, वो एक अधिनियम बन गया। इसके बाद बात करते हैं 5 नंबर की। विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित कराना अनिवार्य है। यह बहुमत 50% से अधिक होना चाहिए और सदन की कुल सदस्य संख्या के आधार पर सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत या मतदान द्वारा होना चाहिए। कॉमन सी बात है, जब कोई भी सदन में कहीं पे भी आप
कोई बिल पेश करेंगे तभी आपकी जीत मानी जाएगी जब आधे से ज्यादा लोग आपकी सपोर्ट में हो। पांचवा छठा ये कह सकते हैं प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग अलग पारित कराना अनिवार्य है। देखिए हमारे दो सदन होते हैं, संसद के अंदर दो सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। तो इसमें भी पारित अलग होना चाहिए, फिर इसके बाद में इसमें पारित हो जाता है, फिर इसमें जाना चाहिए। अगर इस देखिए अगर कोई लोकसभा के अंदर मंत्री है या सांसद है और इसके अंदर अगर पारित हो जाता है उसके बाद राज्यसभा में जाएगा। हो सकता है राज्यसभा के अंदर किसी ने बिल पेश किया हो, दोनों सदनों में से किसी में भी आप पेश कर सकती है, जरूरी नहीं लोकसभा में आप पेश करें। हाँ, अगर धन विधेयक है तो वो लोकसभा के अंदर ही पेश होगा। अब धन विधेयक क्या है इसके बारे में अलग से चर्चा की जाएगी, अलग किसी में चर्चा करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है, हम बात कर रहे थे प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग अलग पारित करवाना अनिवार्य है। दोनों के बीच असहमत होने पर सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक को पारित कराने का प्रावधान नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, दरअसल होता क्या है कि जिस टाइम पे मैं यहाँ पर कोई वीडियो शूट करने बैठता हूँ तो कम से कम एक लेक्चर के अंदर 10-12 लोग तो बुलाने आ जाते हैं बीच में, जिससे हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन फिर भी हम इसको कंसंट्रेट करके बताएंगे आपको। मैंने बोला कि अगर एक सदन लोकसभा के अंदर पारित हो गया फिर राज्यसभा में जाएगा। अगर राज्यसभा में पारित नहीं होता है तो ऐसा नहीं है कि इन दोनों की एक संयुक्त मीटिंग कराई जाए, एक संयुक्त मीटिंग कराई जाए और उसमें बात रखी जाए, संभव नहीं है। हर एक जो सदन है उसमें अलग अलग पारित होना अनिवार्य है। इसके बाद है, हमने बताया प्रक्रिया में यहां तक पहुंच गए। छठा फिर प्रक्रिया में है यदि संशोधन संघीय व्यवस्था से संबंधित है, यानी कि राज्य और सेंटर, स्टेट एंड सेंटर से संबंधित है, तो फिर क्या होता है इस विधेयक को संसद के अलावा आदि राज्य की विधान मंडलों में भी, यहाँ पर भी ठीक है सामान्य, यहाँ पर आखाड़ना में भी सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए। संसद के दोनों सदनों में पारित होने एवं राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के बाद जहां आवश्यक हो फिर राष्ट्रपति के पास सहमत के लिए भेजा जाता है। यहाँ पर थोड़ा कठिन है लेकिन समझाने के लिए हम कोशिश करेंगे कि कभी कभी जो संघीय व्यवस्था, हमारी संघीय व्यवस्था समझते हैं ना, हमारा देश एक संघ है, यानी संघ कंट्री है। इसका मतलब यह है कि स्टेट एंड जो सेंटर है वो दोनों मिलाकर एक व्यवस्था बनाई गई है। अगर उससे संबंधित कोई नया विचार है, कोई नया विधेयक है या उनकी शक्तियों से संबंधित कोई हम जब विधेयक पेश करते हैं तब ये हो नहीं सकता कि केवल संसद के अंदर इसको पारित किया जा सके। जब संसद के अंदर आप पारित कर सकते हैं तब स्टेट की विधानमंडल या विधानसभाओं के पास भी आपको भेजना पड़ेगा। जितनी भी विधानसभाएं हैं, मान लीजिए अभी 29 हैं, तो 15 से या 16 से आपको अलग से पारित कराना पड़ेगा। अपने संसद में पारित कर लो, उसके बाद 15-16 के पास अलग अलग वहां पे भी पारित होना चाहिए। उसके बाद आपको संस्तुति, आपको हरी झंडी मिल जाएगी। इसके बाद फिर राष्ट्रपति के सिग्नेचर होंगे, तब विधेयक जाकर बनेगा। लेकिन हर विधेयक के अंदर ये नहीं होता। जो साधारण विधेयक होते हैं, जो सिर्फ संघ से संबंधित, संघीय व्यवस्था से संबंधित जितने विधेयक हैं उन पे ही राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति जरूरी है। अगर साधारण विधेयक है, कोई नॉर्मल विधेयक है, ऐसा ही उसको हमें एक अधिनियम बनाना है तो कोई बात नहीं, आप आराम से संसद में ही पारित कर सकते हैं। दोनों सदनों में पारित करिए, राष्ट्रपति का सिग्नेचर कराइए, बात खत्म। इसके बाद है राष्ट्रपति विधेयक को सहमत देंगे वे न तो विधेयक को अपने पास रख सकते हैं और ना ही संसद में पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। ये वाला जो संघीय व्यवस्था वाला विधेयक है इसको ना अपने पास रख सकते हैं और ना ही संसद में पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। उनकी मजबूरी बन जाएगी कि इसको पारित करना ही होगा और राष्ट्रपति की सहमत के बाद विधेयक एक अधिनियम बन जाता है। ये हमारी किसकी अमेंडमेंट की प्रक्रिया थी, संशोधन की प्रक्रिया थी, सरल थी। आप चाहे तो इसको एक बार पुनः देख लीजिए, ये प्रक्रिया थी। इसके बाद हमारा टॉपिक जो है वो है हमारी जो मूल संरचना है। यहाँ पर कौन सा टॉपिक था, ये था संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत कहां से आया। इसके ऊपर हम एक विशेष चर्चा करेंगे और छोटी सी चर्चा करेंगे, अच्छे से समझेंगे। दरअसल मेरा उद्देश्य क्या होता है, देखिए इतना बड़ा लेक्चर बनाना मुझे ज्यादा उचित नहीं लगता, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं पॉलिटी का एक फेवरेट स्टूडेंट, मतलब हमारी फेवरेट पॉलिटी वो फेवरेट एक सब्जेक्ट है, तो क्यों ना हम उसको एक अच्छे से ही पढ़ाएं और आपके पास तक रियलिस्टिक कंटेंट पहुंचाएं। आप अगर पॉलिटी के स्टूडेंट हैं तो आपको ये कॉमन नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि एक जो एजुकेशनिस्ट, हम कहते हैं एजुकेशन वाला जो समाज है उसको, उसमें कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है और जब क्वेश्चन आता है तो ये कॉमन सी बातें थोड़ी बहुत मालूम होना चाहिए। हमने पहले ही आपको बता दिया था कि जो हमारे नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों के बीच में हमेशा से एक लड़ाई रही है, न्यायपालिका के बीच में और संसद के बीच में हमेशा से एक संघर्ष रहा है।
उसी की कहानियां जब चलती रही हैं, बहुत समय तक एक इतिहास चलता रहा है, और इतिहास के ही एक परिणाम स्वरूप एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया। उसका नाम था संविधान की मूल संरचना। संविधान की संरचना यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमने बात आपको बताई थी कि 1991 में, 1951 में पहली संशोधन अधिनियम संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया गया। पहला संशोधन पारित हुआ, पहला अमेंडमेंट आया। इससे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत ही मूल अधिकारों का संशोधन भी अंतर्निहित है। जब 1991 के अंदर पहला संशोधन हुआ, संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया गया। पहले 7 अधिकार थे, अब 6 कर दिए गए। तो फिर क्या हुआ, कुछ लोगों ने सत्ता पक्ष के खिलाफ, नेहरू जी के खिलाफ, हम कह सकते हैं नेहरू की गवर्नमेंट के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय उसमें आपत्ति करी, आपत्ति दर्ज की। तो लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने जो अपना निर्णय दिया उसमें बोला कि 368 के तहत, देखिए संविधान संशोधन 368 के तहत होता है, उसके तहत मौलिक अधिकारों को भी क्या किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। लेकिन संविधान जो संशोधन की प्रक्रिया है वो थोड़ी जटिल है। फिर सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा लगा कि आज मैंने ये अधिकार दे तो दिया है, लेकिन हो सकता है भविष्य में बाकी बचे हुए 6 उनको भी खत्म कर दिया जाए। इसके बाद एक गोरखनाथ मामला आता है 1967 में, इसके बारे में हम चर्चा करी थी। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा, अपना ही जो निर्णय दिया तो उसको बदलकर कहा कि मौलिक अधिकार अपरिवर्तनीय है, उनको बदला नहीं जा सकता है, इसलिए संसद मौलिक अधिकारों में ना तो कटौती कर सकती है और ना ही बौद्धिक अधिकार को वापस ले सकती है। मैंने आपको बताया था कि फिर कहा गया गोरखनाथ मामले में इस बात को स्पष्ट बोला था कि संसद किसी भी तरह से जो उनके अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, उनको खत्म नहीं कर सकती है, उनको किसी प्रकार से संशोधित नहीं कर सकती है। इसकी प्रतिक्रिया में संसद ने 24वां और 25वां संशोधन अधिनियम 1971 में दिया था, मैंने अभी बताया। उसमें क्या कहा गया कि मौलिक अधिकारों को संशोधित करने और वापस लेने का अधिकार हमारे पास है। हम मौलिक अधिकारों को संशोधित भी कर सकते हैं, वापस भी कर सकते हैं और खत्म भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इसके बाद केशवानंद भारती प्रकरण हुआ 1973 में। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी गोरखनाथ मामले को ओवर रूल किया, उसी को फिर से दोहराया और कहा कि 24वें संशोधन अधिनियम में जो बात करी गई है 1973, उसको वैधता की बहाल रखा गया। ये कहा कोई बात नहीं, आपने कहा वो सही कहा। इसके बाद व्यवस्था दी कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है अथवा किसी अधिकार को वापस ले सकती है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय का एक नया सिद्धांत दिया कि संविधान की मूल संरचना का ये मतलब दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकारों को संशोधित किया जा सकता है, लेकिन संविधान की मूल संरचना को बदलने की शक्ति नहीं देते। मूल संरचना का कंसेप्ट कब आया? केशवानंद भारती प्रकरण 1973 में पहली बार इस देश को एक नए सिद्धांत से इंट्रोड्यूस कराया गया। वो सिद्धांत था संविधान का मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट बोला, कोई बात नहीं, आपने जो निर्णय दिया है उसको मैं मानता हूं। 1971 में 24वां संशोधन किया, उसको मैं मानता हूं, कोई बात नहीं, आप जो भी मौलिक अधिकार उनमें संशोधन कर सकते हैं, लेकिन आप इस संशोधन के दौरान किसी भी तरह से जो संविधान की मूल संरचना उसको आहत नहीं कर सकते हैं, जो मूल भावना है उसको नहीं ठेस पहुंचा सकते हैं। फिर हुआ 1975 के अंदर 39वां संशोधन अधिनियम, इंदिरा गांधी सरकार के टाइम पर आया। इसके बारे में भी मैंने हल्की सी चर्चा करी थी। उस अधिनियम में ये प्रावधान रखा गया कि प्रधानमंत्री एवं लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, इससे संबंधित चुनावी विवादों को सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। इसकी प्रतिक्रिया में न्यायालय ने कहा कि यह प्रावधान संसद की संशोधन कार्य शक्ति के बाहर है, क्योंकि यह संविधान मूलभूत ढांचे पर चोट करता है। फिर वही बात आ गई 1975 में प्रतिक्रिया दी गई, जब इंदिरा गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि जो भी हमारे चुनाव से संबंधित मुद्दे हैं, यानी कि प्रधानमंत्री के चुनाव से संबंधित मुद्दे हैं या फिर जो लोकसभा स्पीकर के चुनाव से संबंधित मुद्दे हैं, वो किसी भी न्यायालय में उनसे संबंधित कोई अपील नहीं करी जा सकती, ना ही सर्वोच्च न्यायालय में, ना ही उच्च न्यायालय में, और न ही जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं, उनमें भी कोई अपील नहीं करी जा सकती है। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को स्पष्ट किया कि ये जो आपका अधिकार जो आपने लिया है संशोधन करके, 39वां संशोधन अधिनियम जो पारित किया था, इसमें ये गैर कानूनी है और ये आपके अधिकार में नहीं है, आपकी शक्तियों में नहीं है, स्पष्ट कर दिया और उसको अवैध घोषित कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसके बाद एक बार फिर नई सिद्धांत यानी कि मूल संरचना के सिद्धांत की प्रतिक्रिया में मूल संरचना की बात करी गई कि ये मूलभूत ढांचा है संविधान का, इसको नहीं तोड़ सकते आप। प्रतिक्रिया में संसद ने 42वां संशोधन अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम में यह कहा गया कि संसद की विधायी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है और किसी भी संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
आपसी संघर्ष चल रहा तो संसद ने स्पष्ट किया, भाई न्यायालय बीच में बार बार बोल रहा है, तो फिर संसद में इस बात को स्पष्ट किया गया कि जो हमारी शक्तियां हैं, संसद ने कहा जो हमारी संविधान संशोधन की शक्तियां हैं उसकी कोई सीमा नहीं है, उसकी कोई भी लिमिट नहीं है। हम किसी भी कानून को संशोधित कर सकते हैं, किसी भी कानून को खत्म कर सकते हैं संशोधन प्रक्रिया के तहत, जो कि मैंने पहले समझाया है आपको, और उसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकती, चाहे वो क्यों ना मौलिक अधिकार ही हो। फिर सर्वोच्च न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में इस प्रावधान को अमान्य कर दिया, क्योंकि इसमें न्यायिक समीक्षा का कोई स्थान नहीं था, जो संविधान की मूल विशेषता है, मूल संरचना है। बेसिक स्ट्रक्चर की फिर बात आ गई। देखिए संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर, उस पर फिर चोट हुई। भाई संविधान के अंदर इस बात को स्पष्ट किया गया है, संशोधन की जो प्रक्रिया वह भी एक न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत ही आती है। कोई भी कानून सही है या गलत है, इसका निर्णय करना, इस पर एक डिबेट करना, इसको न्यायिक समीक्षा बोलते हैं। तो 1980 के अंदर मिनर्वा मिल्स का जो केस हुआ, उसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ये देखिए न्यायिक प्रक्रिया के बाहर, अगर कोई आप कानून संशोधित करते हैं, खत्म करते हैं, तो भाई एक न्यायिक समीक्षा होनी चाहिए कि ये कानून सही किया खत्म या गलत किया खत्म। तो जो न्यायिक समीक्षा है वो कह सकते हैं कि संविधान की मूल संरचना है, मूल भावना है, और उसको खत्म नहीं कहा सकता है। अब हमारे दिमाग में एक प्रश्न आता है, और आपके दिमाग में एक प्रश्न आया होगा कि भाई मूल संरचना के कितने तत्व हैं, कितने, देखिए न्यायिक समीक्षा हो गया, उसकी जो भी है बहुत सारी, देखिए हम यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन हमने 4-5, ये कम से कम 20-25 हम कह सकते हैं तत्व हैं मूल संरचना के, लेकिन इसमें 4-5 में लेकर आए हम। देखिए संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, मौलिक अधिकारों की आधारभूत सिद्धांत, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र। जो हमारा संसद है वो कई प्रकार के निर्णय ले सकता है, अमेंडमेंट कर सकता है, संशोधन कर सकता है, लेकिन उस संविधान की सर्वोच्चता को खत्म नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कर सकता है कि संविधान सर्वोच्च न रहे और प्रधानमंत्री सर्वोच्च हो जाए, वो कहे हमारे ही निर्णय सर्वोच्च है, संविधान की निर्णय सर्वोच्च नहीं है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, यह भी संविधान की मूल संरचना है। मौलिक अधिकारों के जो आधारभूत सिद्धांत है, समानता वाले और शोषण से रहित समाज होना चाहिए, ये सारे जो सिद्धांत हैं उनको खत्म नहीं किया जा सकता, उनके खिलाफ कोई संशोधन नहीं लाया जा सकता। इसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात करी गई। न्यायपालिका को अधीन नहीं बनाया जा सकता है, आप किसी भी नियम, किसी भी संशोधन के तहत न्यायपालिका की जो शक्तियां उनको कभी भी कम नहीं कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते हैं। संसद को इस बात को समझना चाहिए। न्यायिक समीक्षा, आप कोई नियम बनाते हैं, रूल बनाते हैं, उसकी हम पूरी तरह से डिबेट करेंगे, समीक्षा करेंगे, ये सही है गलत है। संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, और संविधान के अंदर किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। ये नहीं कहा जा सकता है कि हिंदू राष्ट्र है, ये एक मुस्लिम राष्ट्र है, ये एक सिख राष्ट्र है, एक बौद्ध राष्ट्र है, ऐसे कोई भी शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार से 20 हम कह सकते हैं 50 मूलभूत संरचना के तत्व हैं, आप चाहें तो उनकी पूरी एक लिस्ट निकाल सकते हैं इत्यादि, इसीलिए मैंने लगा दिया, लेकिन मुख्य मैंने आपको बता दिया। आज के टॉपिक में सिर्फ इतना ही था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपने इसे पढ़ लिया तो मैं इस बात को पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि इससे बाहर तो आने वाला है नहीं आपके एग्जाम में, और अगर कोई बाहर से लिखने के लिए भी आपको जरूरत पड़ेगी तो आराम से इससे पढ़ के अगर गए हैं तो आप थोड़ा भी क्रिएटिव हैं तो बेहतरी से एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं, एक इंप्रेसिव आंसर लिख सकते हैं। इसी के साथ साथ थैंक यू।